फ्रेंड, अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करें इस चैप्टर में। आई होप आप लोगों ने 42 तक क्वेश्चंस कर लिए होंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दोबारा से क्या करना, रिवैल्यूट करना। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एडमिशन के चैप्टर में भी है और ये आपके रिटायरमेंट के चैप्टर में भी है और सेम है, सिंपल सा अकाउंट होता है। Whenever new partner is admitted, it becomes necessary to revalue the assets and liabilities for the firm for their true and fair value. जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो ज़रूरी है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या करा जाए, दोबारा से रिवैल्यू किया जाए। क्यों रिवैल्यू किया जाए? क्योंकि कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिनकी वैल्यू एक टाइम पीरियड के बाद बढ़ जाती है और कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिनकी वैल्यू क्या हो जाती है, जितनी बैलेंस शीट में दिखाई गई है उससे कम हो जाती है। तो जो नया पार्टनर है उसके लिए क्या ज़रूरी है, ना तो उसको इंक्रीज़ वैल्यू से बेनिफिट मिले, ना ही उसको डिक्रीज़ वैल्यू से कोई लॉस मिले। तो ज़रूरी है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट हो तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या किया जाए, रिवैल्यू किया जाए, ताकि इसको फेयर वे से क्या किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। और इसके लिए हमें क्या बनाते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कहा जाता है, समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी। लेकिन आपकी बुक्स में जितना भी है वो सब रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है। तो आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बस याद होना चाहिए कि इसको कई बार P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ये नॉमिनल नेचर का ही होता है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इसका फॉर्मेट भी सेम वैसा ही होता है। आपका जो P&L अकाउंट का फॉर्मेट होता है, सिंपल टी शेप अकाउंट है आपका। ये इसकी क्या है, डेबिट साइड, ये इसकी क्या है, क्रेडिट साइड। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, इस अकाउंट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा भाई। अब देखो, केवल इसमें कौन सी चीज़ लिखी जाएगी, एसेट्स और लायबिलिटीज़ से रिलेटेड आइटम्स को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखो, दो क्वेश्चन है आपसे। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये बताओ। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। ये इसकी क्या साइड है, लॉस। ये इसकी क्या साइड है, प्रॉफिट साइड। अगर एसेट्स बढ़ी तो फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट, क्योंकि उसकी संपत्तियां बढ़ गई है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स बढ़ेंगी तो कहाँ आएंगी, बाय में। और अगर एसेट्स डिक्रीज़ हो जाएंगी, डिक्रीज़ कैसे हुई, मान लो किसी पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, डिक्रीज़ इन एसेट्स होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, 2 में लिख देंगे। इसी तरीके से अगर लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, मान लीजिए हमें किसी क्रेडिटर को 40,000 देने थे लेकिन अब उसको कितने देने हैं, 45,000 देने हैं, 5,000 ज़्यादा देने हैं। तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो हमें क्या हुआ, फर्म को क्या हुआ, लॉस। तो 2 साइड क्या आएगा, इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़। और अगर लायबिलिटी कम हो जाए, यानी कि डिक्रीज़ इन लायबिलिटी होगा, तो हमारा किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है, जैसे कोई बुक्स में एसेट्स लिखना भूल गए, अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ना, तो एसेट्स बढ़ेंगी, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगी। तो हमारे पास क्या होंगी, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगी, तो ये कहाँ पे आएंगी, क्रेडिट साइड में। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो वो कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड में। ठीक है, आज के लिए आप इसका फॉर्मेट ही लर्न करेंगे। 2 साइड में बैलेंस बचे तो प्रॉफिट होगा, जो एज इट इज़ होते हैं आपके हर अकाउंट में होते हैं, ट्रेडिंग में भी होता था, P&L में भी। और बाय साइड में आए तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। आप इसका आज फॉर्मेट ही लर्न करेंगे। ठीक है।